नमस्कार, स्वागत है आपका डिफेंस खबर चैनल में। और आज की डिफेंस अपडेट्स कुछ इस प्रकार हैं। हाल ही में आयोजित हुए G20 सम्मेलन में भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से संबंधित वीडियो UAE द्वारा पोस्ट किया गया, जिसमें उनके द्वारा POK को भारत की सीमा के भीतर दिखाया गया। MOD द्वारा भारतीय वायुसेना के लिए 12 की संख्या में अतिरिक्त सुखोई Su-30 MKI की खरीद को मंजूरी दे दी गई है। जम्मू कश्मीर से भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा लश्कर-ए-तैयबा के 2 जिहादी, हमारा मतलब 2 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत और कनाडा के बीच होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर फिलहाल के लिए पूरी तरह से रोक दी गई है तथा हाल ही में यूक्रेन की तरफ से एक बयान में ये कहा गया कि चाइनीज और भारतीय लोग मंदबुद्धि हैं। आइए अब इन डिफेंस अपडेट्स को समझते हैं विस्तार से। तो हाल ही में आयोजित हुए G20 सम्मेलन में भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर जोर शोर से चर्चा हुई। और ये कॉरिडोर ऐसा भी नहीं है कि इसे बनने में कोई 15 या 20 साल लग जाएंगे। हालांकि इस कॉरिडोर से भारत को UAE, सऊदी अरब तथा इजराइल के साथ साथ पूरे यूरोप को इकोनॉमिक रूप से जोड़ दिया जाएगा, जिसमें ये कॉरिडोर भारत के मुंबई शहर के समुद्री मार्ग से UAE, फिर जमीनी मार्ग से सऊदी अरब तथा इजराइल तक, उसके बाद फिर समुद्री मार्ग से यूरोप में। हालांकि ये रूट काफ़ी बड़ा है, बावजूद इसके हम आप इसे 5-6 सालों के भीतर ही काफ़ी हद तक बना हुआ देख पाएंगे, जिससे भारत के साथ साथ इन सभी देशों को ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। और इसी कॉरिडोर से संबंधित एक वीडियो UAE के उप प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने POK को यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर को भारत की सीमा के भीतर दिखा दिया, जिसमें भिखारी पाकिस्तान को मिर्ची लग गई। इस मसले में पाकिस्तान कुछ खास तो नहीं कर पाया, और बेचारा पाकिस्तान कर भी क्या सकता है, क्योंकि पाकिस्तान अभी तक बैंकरप्ट होने से बचा ही इसलिए है क्योंकि समय समय पर सऊदी अरब और UAE जैसे इस्लामिक देशों से कुछ बिलियन डॉलर्स कर्ज के रूप में मिल जाते हैं। और UAE के द्वारा POK को भारत का हिस्सा दिखाया जाना कहीं न कहीं दुनिया भर में भारत की बढ़ती ताकत का एक नतीजा है। भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय वायुसेना के लिए 12 की संख्या में अतिरिक्त सुखोई Su-30 MKI की खरीद को मंजूरी दे दी गई है, जिसकी अनुमानित लागत करीबन 11,000 करोड़ भारतीय रुपए बताई जा रही है, जिन्हें मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL द्वारा स्वदेशी रूप से मैन्युफैक्चर किया जाएगा। वहीं अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि सुखोई 30 विमान तो रूस द्वारा बनाए जाते हैं, तो इसे HAL कैसे बना सकता है, तो इसका जवाब ये है कि बहुत पहले ही भारत ने रूस से सुखोई 30 की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ साथ इसे भारतीय वायुसेना के लिए इस्तेमाल के लिए बनाने का लाइसेंस भी ले लिया गया था। और अगर बात करें सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमान की काबिलियत की, तो ये विमान किसी पहचान का मोहताज नहीं है, जो कि किसी भी दुश्मन देश के छक्के छुड़ा सकता है। ये विमान 2 सीटर ट्विन जेट मल्टी रोल एयर सुपीरियरिटी लड़ाकू विमान है, यानी कि इसे उड़ाने के लिए 2 पायलट्स की आवश्यकता है। और ये 2 इंजन वाला विमान मुख्य रूप से इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसे हवा से हवा में इसकी श्रेणी का कोई दूसरा विमान टक्कर नहीं दे सकता है। वहीं अभी तक भारतीय वायुसेना के पास करीबन 290 की संख्या में सुखोई 30 विमान मौजूद हैं, जिसमें इन 12 विमानों को मिलाकर 300 का आंकड़ा पार हो जाएगा, जिसमें निश्चित तौर पर भारतीय वायुसेना की ताकत में बढ़ोतरी तो होगी ही। वहीं चीनी राष्ट्रपति अपना माथा पकड़कर ये जरूर बोलेंगे कि साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जम्मू कश्मीर में चल रहे एनकाउंटर का आज 6ठा दिन है, जिसमें 6ठे दिन भी गोलीबारी थमी नहीं है। हालांकि अभी तक भारतीय सुरक्षा बलों ने भी 2 जिहादी सुअरों मतलब कि आतंकवादियों को मार गिराया है। वहीं हमारे सुरक्षा बलों को भी इसमें कभी ना भूले जाने वाला नुकसान हुआ है, जिसमें हमने अपने राष्ट्र के 4 अमूल्य वीरों को खो दिया। और अपना राष्ट्र हमेशा ही ऐसे वीर सपूतों का ऋणी रहेगा, जिनमें एक जम्मू कश्मीर पुलिस में DSP हुमायूं भट्ट, राष्ट्रीय राइफल्स में कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह, कंपनी कमांडर मेजर आशीष धौचक तथा राइफलमैन रवि कुमार
तो ये चारों ही वीर जवान भारत की अखंडता के लिए सदा सदा के लिए अमर हो गए, जिन्हें पूरा देश अपने मनोभाव से श्रद्धांजलि अर्पण कर रहा है। साथ ही हम भी इन जवानों के परिवारों के लिए अपने हृदय की अंतरिम गहराइयों से संवेदनाएं प्रकट करते हैं। साथ ही ईश्वर से ये कामना करते हैं कि इन चारों जवानों की आत्मा को शांति प्रदान करें। कुछ सूत्रों के मुताबिक भारत और कनाडा के बीच साइन होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का साइन होना पूरी तरह से स्थगित माना जा रहा है। यानी कि बीती कुछ घटनाओं से यह साफ अंदेशा लगाया जा रहा है कि भारत और कनाडा आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे, जिसका एक मुख्य कारण भारत का कनाडा में हो रहे खालिस्तानी प्रोपेगेंडा को पूरी तरह से रोकने की मांग शामिल हो सकती है, जिसे फिलहाल कनाडा की सरकार या यूँ कहें कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो मानने को तैयार नहीं है। हालांकि भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था के साथ कनाडा का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन न करना एक बहुत बड़ा घाटे का सौदा साबित हो सकता है। तो कनाडा ऐसा कर क्यों रहा है? तो इसका एक सीधा सा जवाब हो सकता है कि कनाडा की घरेलू राजनीति। जी हाँ, आज के समय कनाडा में जो सरकार है वो कई पार्टियों के समर्थन से चल रही है, जिसमें जस्टिन ट्रूडो की पार्टी को एक ऐसी पार्टी भी अपना समर्थन दे रही है जो कि खालिस्तान की समर्थक पार्टी मानी जाती है, जो कि है एनडीपी, जिसे आज के समय लीड कर रहे हैं जगमीत सिंह। और जगमीत सिंह की वोट पॉलिटिक्स को फिलहाल के लिए यही सूट करता है कि खालिस्तान का समर्थन करने वालों के खिलाफ कोई खास एक्शन ना लिया जाए। तो देखिए, जस्टिन ट्रूडो भी बुरा फंसे हुए हैं, और अगर जस्टिन ट्रूडो जगमीत सिंह की पार्टी को नज़रअंदाज करके भारत की मांग पर खालिस्तानियों के खिलाफ कार्यवाही करते हैं तो जस्टिन ट्रूडो की गठबंधन वाली सरकार को अपना बहुमत खोने का खतरा सताने लगेगा। इसलिए आज के समय हमें यही मान के चलना चाहिए कि या तो जस्टिन ट्रूडो कनाडा के अगले इलेक्शन में बहुमत से जीत जाएं, या फिर उनकी जगह कोई दूसरा लीडर कनाडा का पीएम बन जाए। और हाँ, इसमें जगमीत सिंह जैसों की पार्टी का काम नहीं होना चाहिए, तभी जाके कनाडा भारत के साथ अपने रिलेशंस कुछ खास मजबूत कर पाएगा। हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के मेन एडवाइजर, जिनका नाम है पोदोलियाक, उनसे जब मीडिया कर्मी ने ये सवाल पूछा कि चलिए ठीक है, पूरी दुनिया हमारा सपोर्ट कर रही है, यूएसए यूक्रेन का सपोर्ट कर रहा है, यूरोप भी सपोर्ट कर रहा है, पर भारत और चीन यूक्रेन का रूस के खिलाफ सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? तो इन्होंने जवाब में सीधा सीधा ये कह दिया कि ये जो इंडिया चाइना में जो लोग हैं ना, इनका इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल बहुत कम है, उनका आईक्यू लेवल बहुत कम है, इसलिए उनको भी पता नहीं है कि उन्हें यूक्रेन का सपोर्ट करना चाहिए। हालांकि इस मामले की चर्चा भारतीय मीडिया में कुछ खास नहीं हो रही, लेकिन चीन में इस बयान से हड़कंप मच गया कि अरे यूक्रेन ने ये क्या बोल दिया, जिसके जवाब में चीनी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के पूर्व चीफ एडिटर ने भारत के बचाव में ये लिखा कि जेलेंस्की का चीफ एडवाइजर पोदोलियाक अगर ये कहता है कि भारत और चाइना के लोग कम आईक्यू वाले लोग हैं, तो एक काम करो, जाके चेक करो, दुनिया की टॉप 5 जीडीपी वाली अर्थव्यवस्थाओं के नाम देखो, G20 में किन देशों का दबदबा है ये देखो, चेक करो कि कौन से देश हैं जो कि मून पर लैंड कर चुके हैं, चेक करो कि दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ कौन हैं। हालांकि जब इतना सब बवाल मच गया तब यूक्रेन ने एज अ नेशन पोदोलियाक के बयान से किनारा कर लिया और कहा कि ये उनका अपना निजी बयान है। हालांकि आपका इस सब में क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।